अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में से, दैट इज़ द सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल। तो ये टॉपिक हमारा है ट्रांसपोर्टेशन का, कि कैसे मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं और उनकी कौन कौन सी टाइप में। सबसे पहले है सिंपल डिफ्यूजन, इसमें मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मूव करते हैं फ्रॉम एरिया जहाँ पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है उनकी मिकदार ज़्यादा होती है वहाँ से उस एरिया की तरफ जहाँ पे उनकी मिकदार उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती है। और ये मूवमेंट उस वक्त तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए, एक जैसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दोनों साइड पे ना हो जाए। और इस स्टेज को आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको आप सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन जो है ये शॉर्ट डिस्टेंसेस पे काम करती है, जहाँ पर डिस्टेंस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का जो है दो लेयर्स के दरमियान में या दो सेल्स के दरमियान में जो गैप है वो कम हो, कम से कम डिस्टेंस हो। ये सिर्फ वहाँ पर ही जो है वो होती है। तो जैसे ये जो है वो आपको एक एग्जांपल दी गई है कि एक बीकर में जो है ये शुगर मॉलिक्यूल मौजूद है और ये वाटर है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफ्यूजन के ज़रिए डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा और डी स्टेज तक जो है फुली डिज़ोल्व हो चुका होगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो ये स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। और ये वो प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, उसकी इंटीग्रल प्रोटीन्स होती हैं, उसकी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं। तो जो इसमें है कि आपको पता है मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जिनपे आइंस मौजूद होते हैं वो लिपिड के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है और उसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो लिपिड की लेयर जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है तो वो लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं जिनपे आइंस होते हैं। उनकी डिफ्यूजन के लिए सेल मेम्ब्रेन की जो लिपिड की बाइलेयर है, लिपिड की जो दो लेयर्स हैं उसके अंदर प्रोटीन के जो वो चैनल्स होते हैं, प्रोटीन के पोर्स होते हैं। और ये प्रोटीन पोर्स जो हैं, ये प्रोटीन चैनल्स, प्रोटीन गेट्स, ये कंटिन्यू जब वो पाथवे देते हैं ताकि स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी तरफ जब वो मूव कर सकें या सेल के अंदर आ सकें या सेल से बाहर जा सकें। और इनका बेसिक मकसद ये होता है कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे आइंस होते हैं, ये जो है लिपिड की हाइड्रोफोबिक लेयर को कांटेक्ट ना करें। लिपिड्स जो है वो वाटर हीटर्स होते हैं, इसलिए उन्हें हाइड्रोफोबिक कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स पर आइंस होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, मीन्स वो वाटर लवर होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल एंड सम ऑफ दोज विच आर नॉट सॉल्युबल इन द लिपिड्स, वो मॉलिक्यूल जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते वो इस मेथड के ज़रिए ही मूव करते हैं। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन जैसी होती है और इसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एनर्जी। इनपुट का मतलब है जो उसको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन और विद द हेल्प ऑफ टेम्परेली बाइंडिंग विद द प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स जो कि उनको कैरी करके लेके जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। ठीक है, तो ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है और ये इसमें लिपिड की बाइलेयर्स हैं और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इंटीग्रल हैं। प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक जो फुली एम्बेडेड होते हैं उन्हें आप इंटीग्रल कहते हैं और एक ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो सिर्फ एक साइड पर लिपिड की एक लेयर के साथ बाइंड होते हैं, उसको आप पेरिफेरल कहते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है जो कि फुली एम्बेडेड होते हैं, ये एज ए चैनल, एज ए गेट के तौर पर काम करती हैं। जिससे कि ये जैसे मॉलिक्यूल यहाँ पर इनकी हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ से इनके जरिए इन चैनल्स के जरिए ये अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। और ये एक और मेथड है जिसमें कि ये चैनल्स जो हैं वो इस तरह खुलती हैं कि इनका गेट जो है वो एक साइड से ओपन होता है, देन उसके बाद दूसरी साइड से जो है वो एक खुल जाता है और इस साइड से बैक साइड से बंद हो जाता है। ये दोनों मैथड से जो है ट्रांसफर या तो फुली ओपन चैनल्स के तौर पर होती है जैसे इस डायग्राम में, या फिर जो है वो पार्शियली जो मॉलिक्यूल्स है जिन्होंने इनके ज़रिए सेल मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी तरफ जाना हो उनके साथ टेम्परेरी अटैच करते हैं और जिसकी वजह से कैरेट प्रोटीन है, इनकी शेप चेंज होती है और अल्टीमेटली वो उसको दूसरी साइड पर रिलीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, खासतौर पे झिल्ली के ज़रिए, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ चीज़ों को अलाउ करे कि उसमें से गुजर सके और कुछ चीज़ों को अलाउ ना करे, ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो जहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ऑस्मोस का मतलब है पुशिंग करना। ऑस्मोसिस जो है इज़ अ जस्ट अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, और ये बिल्कुल डिफ्यूजन ही होता है। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन में किसी किस्म की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के बीच में, जबकि ऑस्मोसिस में मॉलिक्यूल्स जो है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे कि डायग्राम है, इसमें ये देखें कि यहाँ पर जो है वो ये एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, और एक तरफ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल है और एक तरफ जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम, तो ये इस तरह से अपनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है जिसमें कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू जब वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। जो भी हम सोल्यूशन बनाते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है और या फिर गैस भी हो सकती है, जबकि जो सॉल्यूट है वो अमूमन सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं मेजॉरिटी। तो जैसे चीनी है वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट जो है वो पानी है। तो यानी कि सॉल्यूट यानी कि चीनी की कंसंट्रेशन पानी के अंदर कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड टोनिसिटी। टोनिसिटी तीन तरह की होती है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि सोल्यूशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, वन इज़ कॉल्ड सॉल्यूट एंड अदर इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो अमूमन सॉलिड चीज़ें होती हैं, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। सॉल्वेंट जो है वो यूजुअली गैस और लिक्विड होता है, और सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होता है और सोल्यूशन बनता है। सॉल्यूशंस तीन तरह के हैं, उसमें से सबसे पहला सॉल्यूशन जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल होती है उस सॉल्यूशन के अंदर एज प्रेजेंट इन द सेल। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन जो कि सेल के बाहर है उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वैसी ही हो जैसे उस सेल के अंदर मौजूद हो, तो इस तरह की कंडीशन को आप आइसोटोनिक कहते हैं। आइसो मीन आइडेंटिकल, सेम। तो जैसे कि ये रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर इन रेड ब्लड सेल्स के इर्द गिर्द जो हमने सोल्यूशन डाला है उस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्ट की मिकदार है, कंसंट्रेशन है, वो सेम हो जैसे कि इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर, तो किसी किस्म की जो है वो मूवमेंट नहीं होगी वाटर के मॉलिक्यूल्स की या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स की, किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होगी, और सेल्स हैं वो नॉर्मल शेप के रहेंगे। चाहे वो एनिमल सेल है जैसे रेड ब्लड सेल्स हो गया, चाहे वो प्लांट सेल है, अगर उसमें भी ऐसा हो तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मली फ्लैसिड रहेंगे, जो जैसे कि नॉर्मली प्लांट सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है हाइपो। हाइपो मीन्स लो कंसंट्रेशन। तो हाइपो मीन्स के ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, वाटर इज़ मोर, और सॉल्यूट जो है जिसमें कम होता है, तो उसको आप कहते हैं हाइपोटोनिक। जितना ज़्यादा वाटर होगा उस सोल्यूशन के अंदर वो उतना हाइपोटोनिक होगा एज़ कम्पेयर टू द सेल। अगर सेल के इर्द गिर्द जो सोल्यूशन है उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू विद इन अ सेल, तो इस तरह के सोल्यूशन जो सेल के बाहर है उसे आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ऐसी कंडीशन में चूँकि पानी सेल के बाहर ज़्यादा मौजूद है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, तो पानी जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा मूव करेगा बाहर से सेल के अंदर जाता जाएगा, जिसकी वजह से सेल फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेल बस्टिंग होगी जिसे आप कहते हैं साइटोलाइसिस हो गया, सेल लाइस हो गया, सेल बर्स्ट हो गया, ठीक है। और तो प्लांट सेल में ऐसा हो कि प्लांट सेल के बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन हो जिसमें सॉल्यूट कम हो और पानी ज़्यादा हो, तो वाटर इसके अंदर ज़्यादा मूव करेगा और अल्टीमेटली प्लांट सेल जो है वो और ज़्यादा जो है वो टर्जिट हो जाएगा, मीन्स हार्ड हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा,
प्लांट सेल इतनी जल्दी बर्स्ट नहीं होता, उसकी वजह ये कि उसके बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन स्टिल अगर बहुत ज़्यादा पानी जाएगा तो वो भी बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है और जो जो सॉल्यूट है, यानी कि सॉलिड चीज़ें आयंस वगैरह उनकी तादाद जो है वो कम होती है और सेल के अंदर जब वो सॉल्यूट्स की तादाद जो है ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में सेल के अंदर से जो सॉल्यूट्स हैं मीन्स आयंस वगैरह वो बाहर निकल आएंगे और बाहर से पानी अंदर तक चला जाएगा। ठीक है। तो अगेन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं तो जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में है कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इसमें कम होती है और सॉल्वेंट यानी वाटर की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होती है। और ऐसा सॉल्यूशन जो सेल के बाहर जिसमें ये वाटर कंटेंट ज़्यादा हो और जो है वो सॉल्यूट की कंटेंट्स कम हो, उसकी वजह से जो पानी है वो सेल के अंदर ज़्यादा मूव करेगा, सेल स्वेल करेगा और बस्ट कर जाएगा। थर्ड कंडीशन है हाइपरटोनिक में, मीन्स के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो हाइपरटोनिक जो है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट का कम होती है, यानी पानी की मिक़दार कम होती है और सॉल्यूट यानी कि आयंस वगैरह शुगर या सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे नमक का ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नमक बहुत ज़्यादा डाला जाए तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाए, दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड हाइपरटोनिक। किसी भी सेल के बाहर अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रख देंगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में चूँकि कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्यूट्स की ज़्यादा होती है और पानी कम होता है, जबकि सेल के अंदर उसके मुकाबले में पानी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो सेल है उसमें से पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो क्योंकि बाहर जो है वो सॉल्ट ज़्यादा है और अंदर जो है वो सॉल्ट कम है, तो पानी जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा आएगा और इसके साथ साथ जिसकी वजह से सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। एक सेकेंड चीज़ हो गई कि जो सॉल्ट वगैरह या फिर शुगर कंटेंट्स या सॉल्यूट्स बाहर चूँकि ज़्यादा हैं तो वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे सेल के और सेल में से पानी को मैक्सिमम बाहर एक्सपेल कर देंगे, जिसकी वजह से सेल जो है वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा, उसमें पानी की कमी हो जाएगी और वो जो है वो श्रिंक हो जाएगा। उसकी श्रिंकिंग को कहते हैं क्रीनेशन होना। तो जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, अगर उनके इर्द गिर्द अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन डाल दें तो वो इस तरह की शेप में आ जाएंगे कि उनमें से स्पाइन्स ऐसे निकल आएंगे, उनकी जो रेगुलर शेप है वो डैमेज हो जाएगी। और अगर ऐसी कंडीशन हम प्लांट्स को दें तो प्लांट्स का जो सेल्स हैं वो प्लाज्मोलाइज हो जाते हैं। प्लाज्मोलाइज यानी उनका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है और जैसे ही हम इस प्लांट सेल को दोबारा नॉर्मल वाटर देंगे तो वो फिर से अपनी पहली पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं हाइपरटोनिक के बारे में कि इसमें सॉल्यूट की मिक़दार ज़्यादा होती है, सॉल्वेंट यानी वाटर वगैरह कम होते हैं और इसकी वजह से जब ये सॉल्यूशन किसी भी सेल के बाहर होगा तो उस सेल में से पानी बाहर निकाल देता है, क्योंकि सेल के अंदर पानी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और अल्टीमेटली सेल जो है वो क्रीनेट हो जाएगा। क्रीनेट मीन्स कि श्रिंक हो जाएगा, जैसे रेड ब्लड सेल की एग्जाम्पल दिखाई गई। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये प्रोसेस है जिससे बाय फोर्स से मॉलिक्यूल्स को एक मेम्ब्रेन के ज़रिए गुजारा जाता है अक्रॉस अ सेलेक्टिव मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ विद द एड मीन्स हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि वाटर प्रेशर है। वाटर के प्रेशर की वजह से या ब्लड प्रेशर वगैरह उनके ज़रिए फोर्स के ज़रिए मॉलिक्यूल्स को एक मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव किया जाता है, इसे आप फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन है वो किडनी में मौजूद होती है। किडनी के जो सेल्स हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन जो है वो ब्लड फिल्टर होता है बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। इसी तरह animals with such as the frog filtration is the evident when blood pressure forces the water and dissolve molecules through the permeable wall of small blood vessels। तो blood vessels की जो कैपिलरीज हैं उनकी जो वॉल है उसकी वॉल में जो स्पार्क होते हैं वो परमिएबल होती है, उसमें जब ब्लड का प्रेशर पड़ता है तो वहाँ से ब्लड फिल्टर होकर आ जाता है। तो इन फिल्ट्रेशन में लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो कभी भी मूव नहीं करते, हमेशा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है वो फोर्स में से मूव कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन केस ऑफ किडनी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि किडनी में जो है वो फिल्ट्रेशन कॉमन सी है।
जैसे ये डायग्राम आपको इंडिकेट करिए कि ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड का प्रेशर जो है उसने फोर्स किया कि ब्लड वेसल, खासतौर पे दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज की जो वॉल है सिंगल वॉल होती है और इसमें सुराख भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि उसमें से रेड ब्लड सेल निकल जाए। तो वो मालिक्यूल जो साइज में छोटे होते हैं, वाटर मालिक्यूल्स हैं, आइंस वगैरह, वो इस प्रेशर के जरिए बाहर निकल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। नॉर्मली चीज़ें हमेशा अपनी ज़्यादा कंसनट्रेशन से लो की तरफ मूव करती हैं, लेकिन एक्टिव में हमेशा लो से हाई की तरफ मूव करती हैं। जब चीज़ें अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो की तरफ मूव करती हैं तो इसे आप डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आप अप हिल मूवमेंट कहते हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स जब वो लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव करते हैं, इसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। दैट एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि मिकदार की तब्दीली जो है वो उसको आप कहते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। और क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बिल्कुल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की तरह है कि इसमें भी कैरियर जो इसमें भी वैसा ही सिस्टम होता है कि सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करता है, एक्सेप्ट दैट कि कैरियर प्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो एनर्जी यूज़ करते हैं। दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक जैसी होती है, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है उसमें चीज़ें हमेशा अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो से हाई की तरफ मूव करती हैं और प्रोटीन एज ए कैरियर के तौर पर ही वो यूज़ करती हैं। ठीक है, और तो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो कॉमन एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप है, जिसमें एटीपी एनर्जी यूज़ की जाती है सोडियम और पोटाशियम को सेल के अंदर और बाहर मूव करने के लिए। ठीक है, और ये एटीपेस पंप जो है वो नर्व सेल्स में भी होता है, इनसाइड नर्व सेल्स, जो कि नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट टाइप से प्रोड्यूस होता है जिसे इम्पल्स कहते हैं। और ट्रांसमिशन का मतलब है कि वो ट्रांसफ़र होती है एक न्यूरॉन से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स की तरफ। और एक और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है दैट इज़ द कैल्शियम पंप। तो कैल्शियम पंप का मकसद होता है कैल्शियम की कंसनट्रेशन को उसकी लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव करना। ऑब्वियसली इट ऑलवेज नीड एनर्जी, तो एनर्जी इसमें यूज़ होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जैसे ये डायग्राम है, ये सेल मेम्ब्रेन की लिपिड की बाइलेयर है, ये इसमें कैरियर प्रोटीन है जो कि इंटीग्रल प्रोटीन है, लेकिन ये इस टाइम जो है वो एनर्जी यूज़ कर रही हैं और चीज़ों को उनकी जो लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव कर रही है। नॉर्मली चीज़ें हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती हैं, लेकिन इसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर चीज़ें अपनी हाई से लो की तरफ मूव करें तो इसे आप डाउन हिल मूवमेंट कहते हैं, और अगर जो है वो चीज़ें अपनी लो कंसनट्रेशन से हाई की तरफ मूव करें तो इसे आप अप हिल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, अप हिल मूवमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस का मतलब है बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है वो बल्कि मटेरियल ज़्यादा मिकदार में चीज़ें जब वो मूव करें इकट्ठी एक ग्रुप की फॉर्म में, तो इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, जो कि सेल के अंदर की तरफ आए। तो इसकी दो जो है वो मेजर टाइप्स हैं, इसमें पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, और इसे एक थर्ड टाइप है दैट इज़ कॉल्ड द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मतलब है सेल ड्रिंकिंग। इसमें सेल जो है वो लिक्विड चीज़ को वो इनटेक करता है, उसको अंदर लेके आता है, और ये नॉन स्पेसिफिक इनटेक होता है कि कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। वो वाटर ड्रॉप्स वगैरह या स्मॉल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, या जो सराउंडिंग का जो लिक्विड है जिसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, वो सेल जो है वो इनटेक करता है। और इसके अलावा एनी स्मॉल सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें डिज़ोल्व मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पिनोसाइटोसिस अकर्स व्हेन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडेंटिन। इंडेंटिन का मतलब है अंदर की तरफ फोल्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो भी मटेरियल है वो उसको सील करके एक वेसिकल, एक थैली सी बना देती है, और वो थैली जो है वो फिर सेल मेम्ब्रेन से जुदा होकर साइटोप्लाज्म में मूव करती है एज ए फूड वैक्यूल। जैसे डायग्राम है कि सेल मेम्ब्रेन यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, ये वो लिक्विड है या लिक्विड मटेरियल है जिसके अंदर जब कुछ पार्टिकल्स भी मौजूद हैं, ये इसके अंदर आ गए हैं। देन ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ से क्लोज होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा, यहाँ से डिटैच होके ब्रेक होके साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल।
फेगोसाइटोसिस का मतलब है सेल ईटिंग। इसमें सॉलिड चीज़ के इनटेक को आप कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो नॉर्मली जो है वो कॉमनली एंड ऑर्गेनेली कॉल लाइसोसोम्स कंबाइन करता है विद दिस वेसिकल। मेथड इज सेम कि लास्ट इस सिस्टम में जो पिनोसाइटोसिस में लिक्विड चीज़ इनटेक हो रही है इस मेथड से, और इसमें जब वो सॉलिड चीज़ जब इनटेक होगी इस मेथड से। और आफ्टर इनटेक के बाद वो जो वेसिकल है जिसमें कि सॉलिड चीज़ मटेरियल मौजूद है वो लाइसोसोम्स के साथ कंबाइन करेंगे। लाइसोसोम्स जो है ये एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल्स होते हैं जिसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, वो इसके साथ इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ करके फेगोलाइसोसोम बना देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें डाइजेशन हो सके, वो ब्रेक हो सके। जैसे कि ये स्टेप है, ये फूड पार्टिकल है। ये लाइसोसोम जो है वो स्पेशल किस्म की सैक्स होती हैं जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। फूड वैक्यूल अंदर की तरफ आया, ये फूड पार्टिकल इनगल्फ हुआ, इनगल्फ होकर ये एक फूड वैक्यूल बन गया। देन ये फूड वैक्यूल जो है वो और ये लाइसोसोम आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए। जब ये एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं दैट स्टेज इज कॉल्ड द फेगोलाइसोसोम, और जिसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एंजाइम जो है वो इस फूड वैक्यूल के अंदर मौजूद जो सॉलिड फूड है उसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। एंड देन फिर आफ्टर ब्रेक डाउन के बाद उसमें जो मटेरियल यूज़ करने का वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और रिमेनिंग को एक्सपेल कर दिया जाएगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस के जरिए। रेजिड्यूज का मतलब होता है रिमेनिंग चीज़ें। और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो है वो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस जिसमें कि नाम से इंडिकेट है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जो अपने पर्टिकुलर मालिक्यूल्स के साथ बाइंड करते हैं, जिनको रिकग्नाइज करने के बाद उन्हें बाइंड करते हैं, देन उनको इनटेक करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मेथड ऑफ एंडोसाइटोसिस। और इस मेथड से बहुत सारी चीज़ें मूव करती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया और हार्मोन्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें। जैसे ये है कि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और ये रिसेप्टर्स जो हैं वो अपने रेलेवेंट मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करेंगे। जैसे ये मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो गए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ये अगेन सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन्वेजिनेट करेगी अंदर की तरफ और वैक्यूल बना देंगे। ये जैसे ये वैक्यूल बन गया है, ठीक है, और फिर बाद में प्रोसीजर जो है वो सेम वैसा ही होगा जैसे कि पिछली स्टेज में था। लास्ट है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब है कि जो भी मटेरियल सेल के इनटेक होता है वो अगर बल्कि मूवमेंट की फॉर्म में सेल से एक्सपेल आउट हो जाए दैट इज़ कॉल्ड द एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस जो है वो सेम है एंडोसाइटोसिस के। एंडोसाइटोसिस में चीज़ें सेल के अंदर आती हैं, एक्सोसाइटोसिस में चीज़ें सेल से बाहर आती हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर जो गोल्जी ऑपरेटर्स होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, और उस ऑर्गेनेली का मकसद ये होता है कि सेल के अंदर जितनी भी एंजाइम्स हैं वो जो सेल के अंदर यूज़ हो रहे हैं, सेल से बाहर यूज़ हो रहे हैं, वो उनको पैक करके वेसिकल्स की फॉर्म में रिलीज़ करता है। उन थैलियों को लाइसोसोम्स कहते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस में ये जो सेल के अंदर जो भी मटीरियल है वो इन थैलियों के ज़रिए जो कि गोल्जी प्रोड्यूस करता है वो सेल से बाहर एक्सपेल आउट कर दी जाती हैं, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स भी। तो उसको इस प्रोसेस को आप कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं, एक्सोसाइटोसिस मीन्स कि बल्कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ द सेल, तो सेल के बाहर जो जाता है दैट इज़ कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है कि अगर ये जो है वो सेल के अंदर फूड मौजूद है, या इसमें एंजाइम्स भी हो सकते हैं, या इसमें जो रेजिड्यूज हैं आफ्टर डाइजेशन के बाद जो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी हो सकती है। तो वो ये वेसिकल ऐसा ऐसा सेल की मेम्ब्रेन के पास आएगा, दैन इसकी ये मेम्ब्रेन यहाँ सेल की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगी और ये जो भी चीज़ है वो बाहर एक्सपेल हो जाएगी। इस स्टेप को आप कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस मेथड से जो है वो एंजाइम्स भी बाहर एक्सपेल हो सकते हैं। इस मेथड से हार्मोन्स भी, सेल की अपनी सिक्रेशन भी, प्रोटीन्स भी एक्सपेल हो सकती है, या फिर सेल के अंदर मौजूद जो अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसी मेथड से एक्सपेल आउट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका है साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म क्या है, ये सेल की मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के दो बेसिक पोर्शन होते हैं, वन इज़ कॉल्ड साइटोसोल एंड साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। साइटोसोल क्या चीज़ है, साइटोसोल जो है
ये दो चीज़ों से मिलके बनता है। वन इज कॉल्ड सोल एंड द जेल। सोल हमेशा सेल के सेंटर में होता है, सेल के बिल्कुल सेंटर जोन का होता है, और जो नॉन विस्कस होता है यानी इजी टू फ्लो होता है, यानी लिक्विडफाई होता है। और जेल जो है वो ये जेल की तरह होता है, ये बाउंड्री पे होता है, सेल की बाउंड्री यानी जस्ट नियर द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो है वो विस्कस होता है, ठीक है। और जो साइटोमेम्ब्रेन्स हैं, साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, ये तमाम ऑर्गेनेल्स हैं जो एक सेल के अंदर मौजूद हैं, हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर और फंक्शन है। साइटोप्लाज्म की दो टाइप्स हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो सेल की मेम्ब्रेन के साथ का जो जोन है, आउटर पोर्शन जो है वो जो बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के साथ है, पेरिफेरल एरिया, दैट इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म, ठीक है। और ये क्लियर जोन होता है। और एंडोप्लाज्म सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, ये ग्रैनुलर होता है और इसमें अमूमन ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस होते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स की लुक देता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनके किसी किस्म के कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से ये दोनों में मौजूद है, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट। और इनकी जो प्रेजेंस है कि ये साइटोप्लाज्म में दो जगह पर मौजूद होते हैं, या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं, या ये आज़ादाना तौर पर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और जब भी ये जो है वो दोनों कंडीशन में, चाहे वो फ्री फॉर्म में हो चाहे ये अटैच फॉर्म में हो, ये हमेशा ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, क्लस्टर्स की फॉर्म में होते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं। और अमूमन जो है वो ये मैसेंजर आरएनए के साथ ये अटैच होते हैं। और जब भी राइबोसोम्स मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगे हुए होते हैं, जैसे एक रस्सी के ऊपर बीड्स लगे हों, तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं पोलिसम। पोलिसम अलग से है, राइबोसोम अलग से है। केमिकली तौर पर राइबोसोम्स दो चीज़ों के बने होते हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। तो इस वजह से इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं। तो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं स्ट्रक्चर वाइज, और ये 8 की शेप में होते हैं। वन इज कॉल्ड द स्मॉल यूनिट एंड अदर इज कॉल्ड द लार्ज यूनिट। स्मॉल यूनिट जो है वो प्रोकैरियोट में 30S होता है और यूकैरियोट में 40S होता है। लार्ज यूनिट जो है वो प्रोकैरियोट्स में 50S होता है और यूकैरियोट में 60S होता है। साइज़ का डिफरेंस है। ओवरऑल जो राइबोसोम का जो साइज़ है, प्रोकैरियोट में 70S है और जो यूकैरियोट है उसमें वो 80S है, ठीक है। यानी कि ये 60 जो है वो और 40 मिलके 100 होना चाहिए, लेकिन ये 80 होता है। 50 और 30 मिलके जो है वो 80 होता है, लेकिन ये 70। विल एस इज़ द सेडबर्ज यूनिट, साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। और इसे आप सेडिमेंटेशन यूनिट भी कहते हैं। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? चीज़ें अपनी वेट के मुताबिक कितनी देर बाद वो बैठती हैं नीचे की तरफ, ग्रेविटी की तरफ, सो दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो जब भी दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ, दोनों यूनिट जब फ्यूज़ होते हैं तो उनका ओवरऑल साइज जो रिड्यूस हो जाता है। और इसके अलावा मैग्नीशियम क्यों इम्पॉर्टेंट है? मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट। स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट जब एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं तो दे ऑलवेज नीड मैग्नीशियम आयन। प्लस प्लस मीन्स कि इसकी 2+ वैलेंसी है, तो आप 2+ भी लिख सकते हैं इसको। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। दोनों को मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है फॉर द अटैचमेंट टू मेक अ कंप्लीट राइबोसोम। और ये राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोट्स में। दिस वन इज यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का राइबोसोम्स के दो सब यूनिट हैं, लार्ज एंड स्मॉल। लार्ज जो है वो 50S है और स्मॉल 30S है एंड ओवरऑल साइज 70S। जबकि यूकैरियोट्स जो हैं उनका जो लार्ज सब यूनिट है वो 60 है, स्मॉल 40, ओवरऑल 100 होना चाहिए, लेकिन ओवरऑल साइज इसका 80 होता है। यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि कौन कौन से आरएनए मौजूद होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो लर्न कि आप इसको याद कर सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट का जो 50S है उसमें जो आरएनए है वो 23S, 5S ये होता है और 16S। तो आप खाली यही याद कर लें, 23S, 5S और 16S। जबकि यूकैरियोट में जो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, वो 28S है, 5.8S है, 5S है और 18S है। प्रोटीन्स की तादाद भी यहाँ पे लिखी हुई। यू कैन ऑल्सो लर्न कि कौन कौन सी प्रोटीन्स कितनी तादाद में मौजूद हैं इनके अंदर।
फर्स्ट में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ देयर फंक्शन। तो राइबोसोम्स जो है वो ये प्रोटीन को बनाने वाली मशीनरी है, दे आर कॉल्ड द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। और इनका काम है कि ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाती हैं और अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए ये प्रोटीन को बनाती हैं। तो प्रोटीन के बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। और ट्रांसलेशन के दौरान जो मैसेंजर आरएनए है वो टेम्पलेट के तौर पर यूज़ होता है। व्हाट इज़ टेम्पलेट? टेम्पलेट का मतलब मॉडल, जिसके मुताबिक जो है वो प्रोटीन बनाई जाती है। ठीक है। और इसमें जो भी सीक्वेंस लिखा होता है उसके मुताबिक प्रोटीन जो है वो जैसे नक्शे के मुताबिक घर बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोटीन मेकआउट होती है। ठीक है। राइबोसोम्स जो है ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी मिलते हैं। और इसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है जो रेस्पिरेशन करता है वो सेल्फ डिवाइड कर सकता है, अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है। और क्लोरोप्लास्ट भी अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है। लेकिन जो राइबोसोम्स इन दोनों ऑर्गेनेलिज के अंदर मौजूद होते हैं उनका साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द सेल, और स्ट्रक्चर भी डेफिनेटली डिफरेंट होता है। ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक।